हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिन बाद आज वीडियो आ रही है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें और एक एक टॉपिक एक एक प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको प्यार से गैप भी बोला जाता है, GAAP। गैप रेफर्स टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा होगा और इन्हीं प्रिंसिपल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ प्रिंसिपल्स को हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिनोट करते हैं एंड कुछ को हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिनोट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे आर इन 9 इन नंबर्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं वो 3 इन नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। वेराज अगर हम कन्वेंशन की बात करेंगे तो 3 ही कन्वेंशंस हैं। दे आर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, जिसको हम कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। अब एक एक करके ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करते हैं। एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं आज के बाद उसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट, जहाँ पे वर्ड अज्यूम आ जाता है तो ये एक अजम्पशन भी है। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। Thus, for the purpose of accounting, business and its owner are treated as two separate entity। इसको और थोड़ा डिटेल में हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम मान लेते हैं कि ये एक बिजनेस ओनर है और ये इनकी कंपनी है XYZ। बिजनेस ओनर और कंपनी दो एक सेपरेट एंटिटी है, यानी कि बिजनेस ओनर की अपनी एक एग्जिस्टेंस है और कंपनी की अपनी एक एग्जिस्टेंस है। अगर बिजनेस का जो ओनर है वो कंपनी को कोई भी पैसा देता है या अपनी में कोई भी कंपनी में कुछ भी पैसा लगाता है तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी क्यों बन जाती है? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि ओनर और कंपनी जो है वो दो सेपरेट एंटिटी हैं। ओनर की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, कंपनी की अपनी एक एग्जिस्टेंस है। अगर किसी को भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी फॉल्ट नज़र आता है या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो वो जो केस करेंगे वो कंपनी के नाम पे करेंगे। तभी आपने नोट किया होगा कि कंपनी की अपनी एक सील होती है। जैसे कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल का जब आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनता है या फिर आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है तो वहाँ पे ओनर का नाम नहीं लिखा जाता, वहाँ पे क्या लिखा जाता है? स्कूल का नाम लिखा जाता है और स्कूल का क्या होता है? सील वहाँ पे लगा दी जाती है। तो इसी से आप थोड़ा सा मैच कर सकते हैं कि आपके जो ओनर हैं स्कूल के और आपका जो स्कूल है ये दोनों सेपरेट एक एंटिटी हैं। वैसे ही कंपनी में होता है, जो कंपनी के ओनर होते हैं और जो कंपनी होती है वो दोनों एक सेपरेट एंटिटी होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन which can be expressed in terms of money can be recorded in the books of account। वही ट्रांजैक्शन या फिर वही इवेंट्स जिनको हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने कोई मशीन खरीदी है, तो मशीन जो है वो पैसों में खरीदी होगी, यानी कि मशीन की जो परचेज हुई है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इस ट्रांजैक्शन को हम नोट करेंगे। वेयर एज कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी में जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनकी ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसकी वजह से कंपनी रन करती है या फिर कंपनी क्या करती है? सक्सेस करती है। लेकिन किसी भी इंसान की या किसी भी वर्कर की ऑनेस्टी को हम मनी के टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते हैं। इसकी वजह से ऑनेस्टी वाली जो चीज़ है वो हम क्या करते हैं? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं करते हैं। तो कंपनी ऐसे ही बहुत सारे मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी चीज़ों की वजह से रन करती है या फिर सक्सेसफुल होती है। लेकिन हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल वही चीज़ मेंशन करनी है जो कि मनी के टर्म्स में कैलकुलेट की जा सकती है।
वो ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं, उन ट्रांजैक्शन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट ही नहीं करेंगे। ऑल्सो द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन आर टू बी केप्ट नॉट इन द फिजिकल यूनिट बट इन द मॉनिटरी यूनिट, यानी कि हमारे पास कितनी मशीन है इस चीज़ की जानकारी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं नोट करेंगे, लेकिन उन मशीन्स की वैल्यू क्या है, किस वैल्यू पे हमने परचेज किया है, इस चीज़ को हम नोट करेंगे। तो बेसिकली मनी के टर्म्स में जो चीज़ कैलकुलेट हो रही है वो आप करोगे, बाकी मनी के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं की जाती हैं। ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एक कोट को थोड़ा ध्यान में रखते हैं, नो मैटर व्हाट हैपन्स लाइफ मस्ट गोज ऑन। ठीक है, अब इसी कोट को ध्यान में रखते हुए हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस indefinitely for a fairly long period of time and would not liquidate। liquidate का मतलब होता है बेटा कि जब कंपनी ऐसी स्थिति पे आ जाती है जब वो सिक हो जाती है, यानी कि जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो अपने असेट्स को बेच देती है और लाइबिलिटी को पे कर देती है, उसको लिक्विडेशन बोलते हैं। सो वुड नॉट लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर। तो हमको ये चीज़ अज्यूम करके चलनी है, यहाँ पे भी अज्यूम लिखा हुआ है, ये चीज़ हमको अज्यूम करके चलनी है कि जब भी हम अपना बिजनेस चला रहे हैं तो हम अपना बिजनेस एक फेयर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाएंगे। हम कभी भी ऐसा सोच के अपना बिजनेस नहीं चलाएंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो 1 साल बाद बंद हो जाएगा या 2 साल बाद बंद हो जाएगा। Whenever we are running a business, we will assume that our business firm will continue to carry out its operation indefinitely, यानी कि एक लगभग फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए हमारा जो बिजनेस है वो चलेगा। इसीलिए ये कोट यहाँ पे है, नो मैटर व्हाट हैपन्स लाइफ मस्ट गोज ऑन। आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, जैसे कि ये बिजनेस साइकिल में आप देख सकते हैं। आपका जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो इंट्रोडक्शन पीरियड में थोड़ा प्रॉफिट होता है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है थोड़ा ऊपर जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, यानी कि ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे काफ़ी स्टेबल हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है डिक्लाइन की स्टेज पे भी आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब डिक्लाइन आ जाएगा तो आप अपना बिजनेस बंद कर दोगे। व्हाट यू विल डू, आप फिर से क्या करोगे, अज्यूम करके चलोगे नहीं मेरे को अपना बिजनेस चलाना है, और फिर से आप इस पर काम करना स्टार्ट करोगे और फिर से ये अप साइड पे चला जाएगा। तो बिजनेस जो होता है उसमें अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन आती ही है। ठीक है, आपको ये अज्यूम करके चलना है कि हमको लंबे पीरियड तक के लिए अपना बिजनेस चलाना है। ये है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड। एक बिजनेस की अपनी एक लाइफ होती है। हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये एक बिजनेस की लाइफ है। अब जो बिजनेस है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लॉस हो रहा है, किस पोजीशन पे है, अगर हम स्टार्टिंग डेट से लेके सीधे सीधे एंड जब हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, और बीच के टाइम पीरियड में हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या है, कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ये पता ही नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करते हैं एज अ बिजनेस ओनर, या फिर अकाउंटिंग पीरियड ये स्टेट करता है कि जो आपकी बिजनेस की लाइफ है उसको आप कुछ इक्वल पीरियड्स में डिवाइड कर दो। और वो इक्वल पीरियड क्या होता है, वो इक्वल पीरियड बेटा नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड मतलब अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उसको 2 टाइप से हम लोग मेंशन करते हैं। या तो अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है, ये भी 12 मंथ्स है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 जनवरी है एंड एंडिंग डेट जो है 31 मंथ है। दूसरा अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उसकी स्टार्टिंग डेट जो होती है वो 1 अप्रैल होती है और एंडिंग डेट जो होती है वो 31 मार्च होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हो। यू कैन फॉलो दिस अकाउंटिंग पीरियड ऑल्सो एंड यू कैन फॉलो दिस अकाउंटिंग पीरियड ऑल्सो। आपको केवल क्या ध्यान रखना है, अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू स्पैन ऑफ टाइम at the end of which the financial statements of an enterprise are prepared। ये अकाउंटिंग पीरियड वो अकाउंटिंग पीरियड है जिसके ख़त्म होने के बाद एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब वो स्पैन ख़त्म हो जाता है तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। क्यों प्रिपेयर की जाती हैं?
टू नो वेदर इट हैज़ अर्नड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। ये पता करने के लिए कि आपकी कंपनी ने पिछले 12 महीने में कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितना लॉस इनकर किया है। What exactly is the position of assets and liability। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता चल जाती है जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कि आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी की क्या पोजीशन है। तो ये दोनों चीज़ पता करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट कब प्रिपेयर की जाती है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो लगभग 12 मंथ्स का होता है, जनरली 12 मंथ्स का होता है, डिफर भी कर सकता है ये कुछ कंट्रीज़ में, बट इंडिया में 12 मंथ्स का ही फॉलो किया जाता है। ये अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, या फिर 1 अप्रैल से भी स्टार्ट करके इसको 31 मार्च को भी एंड कर सकते हैं। दिस इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या स्टेट करता है? द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स all the assets are recorded in the books of account at their cost price। अब ये cost price का मतलब क्या है? cost price का मतलब ये है कि हमको इसमें देखना पड़ेगा what is the cost of acquisition। हम मान लेते हैं कि हमने एक मशीन को खरीदा 10,000 रुपीज़ में। We have purchased a machinery for 10,000 rupees। Now for transportation we have paid 2,000 rupees। हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2,000 पे किया और इंस्टॉलेशन के लिए हमने क्या किया? 1,000 पे किया। तो जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस मशीन की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम उस मशीन की वैल्यू 13,000 लिखने वाले हैं। क्यों? जब तक वो आपने असेट अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में इंस्टॉल नहीं कर ली है एंड रेडी टू यूज़ नहीं हो गई है, तब तक का जितना भी कॉस्ट आपका लगा है सबको आप ऐड करेंगे। यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बोलता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या स्टेट करता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये स्टेट करता है कि आपको अपनी असेट्स को कॉस्ट प्राइस पे नोट करना है। कॉस्ट प्राइस क्या है? कितने पे आपने परचेज किया, आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अगर लगा है तो कितना लगा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगी हैं तो कितनी लगी हैं, और इसके अलावा आपने इंश्योरेंस कराया होगा उसका तो कितना होगा। तो पूरा ऑल इन ऑल जब वो रेडी टू यूज़ हो जाता है कि हाँ अब आप इसको चला सकते हो, तब तक का कॉस्ट उसका पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी किसी भी एसेट की। मैंने आपको एसेट में मशीन की एग्जांपल दी है। तो ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो 2 फोल्डेड इफेक्ट पे चलता है, जिसको हम प्यार से 2 तरफा मोहब्बत भी बोलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 folded effect on various account and should therefore be recorded at 2 places। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि बेटा एक ये इंसान है जिसका नाम मिस्टर हैप्पी है। दिस इज मिस्टर हैप्पी और इन्होंने कार को परचेज किया है। अब जब ये कार को परचेज कर रहे हैं तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 2 चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एक तो इनके पास कार आ रही है, यानी कि एक असेट इनके पास आ रहा है, और दूसरी चीज़ क्योंकि इन्होंने कार परचेज करी है और कैश में परचेज करी है तो इनके पास से कार जो है वो जा रही है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला यहाँ पे रूल लग जाता है। तो डेटर साइड पे हम क्या लिखेंगे? कार को लिखेंगे क्योंकि कार इनके पास आ रही है, और क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे हम कैश लिखेंगे क्योंकि इनके पास से कैश जा रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुआ लेकिन उसके 2 इफेक्ट हुए। जब 2 इफेक्ट हुए तो उसको 2 प्लेसेस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। द ड्यूअलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड in terms of fundamental accounting equation which is assets is equal to liability plus capital। जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट वो आएगा, चैप्टर आएगा, उसमें आपको ये इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि असेट्स जो है वो आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए। असेट्स क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको मैं ओन करती हूँ वो असेट होगी मेरी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी जो कि मेरे को फ्यूचर में पे ऑफ करनी है, दैट इज़ लाइबिलिटी। और कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस ओनर या फिर जो भी शेयर होल्डर कंपनी में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितना भी पैसा लगाते हैं, उसको कैपिटल डिनोट किया जाता है। तो लाइबिलिटी जो है एक्सटर्नल लोग
हमको जो उधार पे पैसा या फिर उधार पे कोई भी चीज़ देते हैं जो कि हमको फ्यूचर में पे ऑफ करनी है, दैट इज़ लायबिलिटी। और कंपनी का ओनर ही अगर हमको ये सब चीज़ें देता है तो दैट इज़ कैपिटल। और ये दोनों चीज़ें असेट्स के इक्वल होनी चाहिए। अब ये इक्वल क्यों होनी चाहिए दीदी, आप ये बताइए। तो देखो, जब भी अगर कभी भी कंपनी बेटा लिक्विडेशन की पोजीशन पे पहुंचेगी, कंपनी कभी भी लिक्विडेशन की पोजीशन पे पहुंचेगी। लिक्विडेशन की पोजीशन मैंने आपको बताई है, ऐसी सिचुएशन जहां पे कंपनी सिक हो जाती है और ऐसी पोजीशन पे आ जाती है कि वो अपने एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज़ को पे कर सकती है। तो क्या होगा, लिक्विडेशन के स्टेज पे आ गई तो एटलीस्ट उसके पास उतने एसेट अवेलेबल होने चाहिए कि वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ और ओनर का कैपिटल दोनों को पे कर सके। इसलिए जब भी बैलेंस शीट बनाई जाती है तब असेट साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड हमेशा इक्वल ही रहनी चाहिए। ये होता है लॉजिक। नेक्स्ट आते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को आप समझो कि दो तरफा मोहब्बत का काम है, एक तरफ से चीज़ आएगी तो दूसरी तरफ से चीज़ जाएगी भी। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी कंसिडर्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये स्टेट करता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को तब ही रिकॉर्ड किया जाए जब जो लीगल राइट है वो ओनर को या फिर कंपनी को रिसीव हो जाए। तब तक हम वो जो ट्रांजैक्शन है उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक उस पर्टिकुलर असेट की जो लीगल राइट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। द डेट व्हेन द लीगल राइट इज ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन, उस डेट को हम क्या करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग एम्फसाइजेस दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद रेवेन्यूज। देखो यहाँ पे दो चीज़, एक्सपेंसेस वर्ड आपको ध्यान में रखना है, रेवेन्यूज वर्ड ध्यान रखना है। ड्यूरिंग दैट पीरियड it follows from this that the revenue and expenses incurred to earn these revenue must belong to the same accounting period। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच कर रहे हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वो रेवेन्यू और वो एक्सपेंसेस सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि रेवेन्यू आपने 2019 का ले लिया हो और एक्सपेंस आप 2021 का ले रहे हो और इसको मैच कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा। तो आपको जो रेवेन्यू लेना है और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं वो दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है, मैच करनी है। देखो दो चीज़ अब यहाँ पे हो जाती हैं। अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है तो यानी कि यू आर अर्निंग प्रॉफिट, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर आपके रेवेन्यूज़ कम हो जाते हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो यानी कि आप क्या जा रहे हैं, आपकी कंपनी लॉस में जा रही है। तो मैच इसीलिए करना पड़ता है ताकि हमको पता चले कि हम जितना अर्न कर रहे हैं और उसको अर्न करने के लिए जितना हम एक्सपेंस कर रहे हैं एटलीस्ट वो क्या करे, मैच करे। या तो सेम पोजीशन पे रहे या तो रेवेन्यू ज़्यादा हो। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए तो हमारी कंपनी मेजर लॉस में जा सकती है। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। और ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमको ये रखना है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस शुड बिलोंग टू सेम अकाउंटिंग ईयर। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट concept, that is full disclosure concept. This concept required that all material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statement of the accompanying and their accompanying footnotes. तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये स्टेट करता है जितनी भी मटीरियल और रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, मटीरियल यानी कि वो फैक्ट्स जो हमारे यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके यूज़र्स होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, वो यूज़र्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उनको बोलते हैं मटीरियल। और रिलेवेंट फैक्ट्स जो कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे वो रिलेवेंट फैक्ट हो गए। तो वो सारी मटीरियल चीज़ें और रिलेवेंट फैक्ट जो कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिपिक्ट करते हैं या हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताते हैं कि ये हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उन सारी इंफॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना है। और उसके साथ क्या करना है, अगर रिक्वायर्ड है
तो अकम्पनिंग फुट नोट भी डालना है। फुट नोट क्या होता है, जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो नीचे एक स्पेशल मेंशन करके ऐसा करके आप नोट डाल सकते हो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दे पाए हो। लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे पाए हो और वो इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही है, तो उसको आप फुट नोट में मेंशन कर दोगे। तो बेसिकली छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें जो मटेरियल है और रेलेवेंट है, दोनों चीज़ों को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी जो होती है, इट इज़ द की ऑफ सक्सेस। किसी ग्रेट फिलोसोफर ने ये चीज़ बोली थी। सेम कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में भी फॉलो होता है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस and policies followed by enterprises should be uniform and consistent। जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या फिर जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एक बार किसी भी ओनर ने फॉलो करती हैं तो कंसिस्टेंटली उसी को ओनर जो है फॉलो करे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। असेट्स के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब जब आप स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वैल्यू आपकी अलग आएगी, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से जब आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे तब आपकी जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी। ठीक है, अगर किसी भी बिजनेस ने एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लिया है तो कंसिस्टेंटली फिर उस कंपनी को स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी असेट्स की जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफर आ जाएगा और उनको मैच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि किसी साल में अगर उन्होंने चेंज किया हो तो असेट की वैल्यू ज़्यादा आ जाए उस साल में, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में मे बी असेट की वैल्यू सेम रहे, बट क्योंकि उन्होंने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया है तो एसेट की वैल्यू में चेंजेस भी आ सकता है। तो इसकी वजह से बोला जाता है कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उसको यूनिफॉर्मली और कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करते रहना है। कंपैरेबिलिटी रिजल्ट्स व्हेन द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कंसिस्टेंटली बीइंग अप्लाइड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस फॉर द पीरियड अंडर कंपैरिजन और द सेम फॉर फर्म फॉर अ नंबर ऑफ पीरियड। देखो, आप अपनी कंपनी की चीज़ों को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब आप कंसिस्टेंटली सेम तरीके से अपना अकाउंटिंग या फिर अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इन शॉर्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है वॉट एवर पॉलिसीज, वॉट एवर मेथड्स, वॉट एवर प्रैक्टिसेस यू आर फॉलोइंग in 1 year consistently, you have to follow that particular practices and policies in upcoming years also, so that you can compare your performance and also you can compare your performance with the other company. नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है, इसको प्रूडेंस भी बोला जाता है, और कभी कभी इसको प्ले सेफ का कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। अब प्ले सेफ का कॉन्सेप्ट क्यों बोला जाता है? प्ले सेफ मतलब सुरक्षित होके खेलो। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन सच दैट प्रॉफिट्स आर नॉट ओवर स्टेटेड। हमको कभी भी ऐसा कोई भी प्रॉफिट नहीं लिखना है जो कि एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा, या फिर हमको कभी भी अपना प्रॉफिट जो है वो ओवर नहीं अज्यूम करना है। जैसे मैं अज्यूम कर लूँ कि फ्यूचर में मेरे को 10,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअली में अगर बेटा मेरे को 5,000 का ही प्रॉफिट होगा तो काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी फिर डिसीजन लेने के लिए। ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी अकाउंटेड फॉर, बट ऑल अनरियलाइज शुड बी ऑन अनरियलाइज गेन शुड बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपको पहली चीज़ अपना प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेट नहीं करना है। आपको अपने जो लॉसेज हैं वो पहले से ही क्या कर लेने हैं, एंटिसिपेट कर लेने हैं, पहले से ही पता लगा लेने हैं कि फ्यूचर में मेरे को इतने प्रॉफिट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई गेन होगा तो आप उसको क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे, क्योंकि आपको फ्यूचर का नहीं पता है। अगर बाई चांस गेन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर काफ़ी ज़्यादा आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपने बनाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे, और हो सकता है कि फिर आप उस चीज़ को बेयर भी ना कर पाओ। तो इसलिए बेटर बोला जाता है सेफ खेलने के लिए प्रॉफिट्स को आप हमेशा क्या करो, उसको कम आंको, और जो लॉसेज है उसको ज़्यादा भी अगर आप अज्यूम कर लोगे कि मेरे को इतना ज़्यादा लॉस होगा तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा लॉस अगर आप अज्यूम करोगे तो उस हिसाब से आप अपने कंपनी में भी
जो वर्कर्स है या फिर जो कंपनी का काम है उस हिसाब से आप रन भी करोगे फिर उसको, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर कंपनी। नेक्स्ट आता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी में ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटीरियल फैक्ट्स। अब मटीरियल फैक्ट्स क्या होते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ऐसे फैक्ट्स जो कि हमारे यूज़र्स के लिए यूज़फुल हैं, ऐसे फैक्ट्स जिनकी मदद से वो डिसीजन लेंगे, उनको हम मटीरियल फैक्ट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपको पिक दिख रही होगी कार पार्किंग की दिख रही होगी, ये जो पिक है मैंने इसलिए यहाँ पे लगाई है ताकि आपको मटीरियल और इममटीरियल के बीच का डिफरेंस पता लगे। अब आप अपने एक बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं पे गए हैं और वहाँ पे कार पार्किंग पे आपने 50 रुपीज़ दिए। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है बेटा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करें, क्योंकि आपने 50 रुपीज़ कार पार्किंग में खर्चा किया है। इससे आपके यूज़र जो हैं, चाहे वो इंटरनल यूज़र हो चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र हो, इतना ज़्यादा उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा। व्हाट यू कैन डू, इसको आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल के या फिर पेटी कैश में डाल के इसको आप शो कर सकते हो। तो बेसिकली मटीरियल फैक्ट्स जो होते हैं वो दो चीज़ पे डिपेंड होते हैं, एक तो जो अमाउंट है उसका साइज़ कितना है, अगर अमाउंट कम है तो उसको हम इममटीरियल मानेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो रेलेवेंट कितना है, अगर वो रेलेवेंट है तो उसको नोट करो, अगर रेलेवेंट नहीं है तो उसको नहीं भी आप नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आता है और लास्ट हमारा जो प्रिंसिपल आता है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द मैनर so that it is free from bias of accountants and other। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट जो है वो ये स्टेट करता है जब भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको कभी भी अपनी पर्सनल जजमेंट उसमें नहीं शो करनी है। whatever you are preparing you have to prepare according to the business point of view। आप अपने कभी भी पर्सनल जजमेंट्स को उसके अंदर नहीं लेके आएंगे कि लाओ आज मैं इसमें असेट्स में थोड़ी सी वैल्यू को इंक्रीज कर देती हूँ, लाइबिलिटी की थोड़ी सी वैल्यू को इंक्रीज कर देती हूँ। यू हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे गर्ल और बॉय जो हैं दिए हुए हैं, इसको आप गर्ल एंड बॉयज ना समझ के दो ट्रांजेक्शन समझो। सो अगर ये ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसको भी आप रिकॉर्ड करोगे, ये ट्रांजेक्शन हुआ है तो भी आप इसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। या फिर गर्ल बॉय भी समझ के आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि ये एक बिजनेस की ओनर थी, ये विमेन थी, तो इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया आपकी कंपनी में, तो इनका इन्वेस्टमेंट आपने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन ये एक मेल कंटेंडर थे तो इनका इन्वेस्टमेंट आपने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आपका इनका पर्सनल प्रॉब्लम था इसके साथ। तो ऐसे कोई भी पर्सनल जजमेंट या फिर कोई भी बायसनेस आपको अकाउंटेंट को या फिर जो भी बंदा जो भी इंसान ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है उसको कोई भी ऐसी पर्सनल जजमेंट या फिर बायसनेस नहीं शो करनी है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। आई होप आपको ये सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे समझ आए होंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर आउट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।